बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा, चैप्टर नंबर 3 आय 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज करें कि प्रीवियस वीक में हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आय 16 से रेलिवेंट है। हम लोगों ने आय 16 को पहले जाना कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे पास क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोग आ गए थे उसकी इनिशियल मेजरमेंट के ऊपर, उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग आ गए थे उसकी इनिशियल मेजरमेंट के ऊपर। इनिशियल मेजरमेंट और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के लिए, उसके लिए मैंने आपसे कहा था सिर्फ 2 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं रिकॉग्निशन के लिए। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। उसके बाद हम लोग जब मेजरमेंट पर आए, तो हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया था कि आप लोगों ने जो एसिड्स की, नॉन करंट एसिड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो इनिशियल मेजरमेंट करनी है, वो हमेशा एट कॉस्ट किया करेंगे। फिर कॉस्ट को डिटरमिन करने के हम लोगों ने मेथड देखे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने ऐड करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने लेस करनी। आई होप कि ये टॉपिक आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। स्टडी डेस्क से रेलेवेंट जो हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद था, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। एम आई राइट? तो अब इस टॉपिक को सिर्फ थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, लेकिन गो थ्रू हम लोग करेंगे इसको अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मदद से, कि हमारे पास अगर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मौजूद हो तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडिशन टू फिक्स एसिड। ये आपके पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पुराना पास्ट पेपर है ये। लेकिन आजकल क्या होता है कि ये एक पॉइंट की सूरत में आ जाता है कि आपके पास जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है अप्रोक्सीमेट 18, 17, 16 मार्क्स का, उसमें ये एक छोटा सा पॉइंट होता है किसी भी एसिड के बारे में इस किस्म की इंफॉर्मेशन। अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन एज इट इज गिवन हो, तो आप लोग अपने कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन कौन सी वैल्यू पे करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में हम लोगों ने एसिड्स की कॉस्ट को डिस्कस करना था कि हमारे पास जो एडिशन इन फिक्स एसिड हो रही है उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करना है। तो उसके लिए ना ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। हमने इस डाटा के मुताबिक आइडेंटिफाई करना था कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसिड क्या होगा। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक किस्म का, अगर आप लोग बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं तो ये पेमेंट मोड है। इसके बगैर आप लोग कभी भी अपने उस फॉरेन सप्लायर्स को पेमेंट नहीं कर सकते। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट आप लोगों को बैंक ने इशू करके देना होता है। अब जितनी अमाउंट का आप उनसे लेटर ऑफ क्रेडिट मंगवाएंगे उसके मुताबिक वो आपसे चार्जेस लेते हैं। जब तक आप ये लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं बनवा लेते हैं तो अब तक आप लोग अपने उस सप्लायर से परचेजेज नहीं कर सकते। इसीलिए ये आप लोगों का एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कॉस्ट ऑफ एसिड में आपने इसको शामिल कर देना है। एक बच्चा जो मिस्टेक करता है ना, वो इसी बात पे करता है। वो कहता है भाई ये लेटर ऑफ क्रेडिट, पहली बातों से बात नहीं समझ आती, व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। दूसरी बात वो कहता है ये तो एक किस्म के चार्जेस हैं, तो ये क्यों हम लोग ऐड करें। वो लिस्ट प्राइस पे डायरेक्ट चला जाता है। तो आपका क्वेश्चन यहीं से ही गलत हो गया। इनके सामने कोई एक छोटी सी बात भी गलत कर दी ना, और कॉस्ट ऑफ एसिड गलत हो गया, तो आप ये देखो जब तक वो एसिड आपके पास रहेगा डेप्रिसिएशन गलत है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गलत, एसिड की डब्ल्यूडीवी गलत। अगर वो गलत तो जो आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें नॉन करंट एसिड गलत, उसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू गलत। तो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक एंड तक चलती रहेगी। तो अब यहां पर देखें, एक तो ये चीज आ जाएगी। फिर उस जो पेमेंट कर रहे हैं आप लोग टू बैंक टूवर्ड रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंट, भाई बैंक से अगर हम लोग कहें ना कि भाई 2.56 मिलियन का मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दें, हमने ये पेमेंट बैंक को देनी होती है। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक किस्म का एविडेंस होता है उस सप्लायर को कि भाई आपकी अमाउंट सेव है और आपकी अमाउंट इस सप्लायर ने बैंक को डिपॉजिट करवा दी है। आप जस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट जमा करवाओ और अमाउंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। मतलब इसके डिसऑनर होने के किसी किस्म के कोई चांसेस नहीं होते। अदरवाइज लेटर ऑफ क्रेडिट ही नहीं बनता अगर आप लोग पेमेंट ना की हुई हो आप लोगों ने। तो
इस वजह से अब ये भी आप लोगों के पास एक डायरेक्ट एक्सपेंस बन गया। फिर इंपोर्ट ड्यूटीज, ये तो हम लोग हर हाल में शामिल किया करेंगे। इनकम टैक्स पे किया, लेकिन वो इनकम टैक्स एडजस्टेबल है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एडजस्टेबल टैक्सेस पार्ट ऑफ एसेट नहीं बनते, तो आपने इसको इग्नोर कर देना था। ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ये होता है हमारा एक किस्म का टूल टैक्स। वो जो चूंकि टैक्स हम लोग पे कर रहे होते हैं, टूल टैक्स, उसको हम लोग कहते हैं अपने ऑक्ट्रॉय चार्जेस। तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएंगे। फिर हमारे पास आ रही है डेमरेजेस चार्जेस, पेनल्टी है ये एक किस्म की। तो कभी भी पेनल्टीज वगैरह या आपकी नेग्लिजेंस की वजह से एसिड को किसी किस्म का कोई डैमेज पहुंचता है या आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ जाती है, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी, एसिड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो डेमरेजेस चार्जेस आपके पास आते हैं कि अगर पोर्ट पर जब आपका सामान पहुंच चुका हो और आप उसकी लेट डिलीवरी लेते हैं, तो उस लेट डिलीवरी पर जो आप लोग चार्जेस पे कर रहे होते हैं उसे डेमरेजेस चार्जेस कहा जाता है। सन्ड्री एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग इन वर्केबल कंडीशन, तो ये तो हमारी कंडीशन को मीट कर रहा है। और ये चीज एसिड के स्टैंडर्ड्स में मेंशन थी कि आपने उसको वर्केबल कंडीशन में लाने तक के तमाम तर एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करना है। तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बना देंगे आप इसको। क्लियरिंग एजेंट फी, प्रोफेशनल फी है ये एक किस्म की। अगर ये फी नहीं पे करते तो आपका वो एसिड पोर्ट से क्लियर नहीं होता, आप नहीं लेके जा सकते। इस वजह से ये आपके पास आएंगे, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएंगे। एंड एट द एंड मशीनरी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू फैक्ट्री, टू फैक्ट्री मींस लोकेशन तक लाने के तमाम एक्सपेंसेस। तो स्टैंडर्ड ने इसको कहा था कि कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बना देना है। तो सिर्फ ये दो एक्सपेंसेस थे जो कॉस्ट ऑफ एसिड में शामिल नहीं हो रहे थे। बाकी तमाम अगर आप लोग ऐड करें तो टोटल हमारे पास बनता है ये है आपके पास कॉस्ट ऑफ एसिड। एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? चलें अब हम लोग नेक्स्ट अगर डिस्कस करें तो भाई टॉपिक हमारा बिल्कुल सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। स्टैंडर्ड में से हमने पढ़ लिया, थोड़ी बहुत एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व कर ली। जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल इनहांस कर जाता है और चीजें पूछने का उसका मेथड भी चेंज हो जाता है, थोड़ा प्रोफेशनल टच देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब आप लोग पीआरसी के स्टूडेंट्स तो हैं नहीं, तो जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आप में प्रोफेशनलिज्म आता जाएगा, तो आपके क्वेश्चन भी कुछ उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग देखें इसकी रिक्वायरमेंट, इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 कैलकुलेट कॉस्ट एट व्हिच द प्लांट वुड बी, means that cost of an asset, then depreciate for the year ending 31st December 2012 under the straight line method। अगर सपोज मैं फर्स्ट ऑप्शन को ओमिट कर देता और सिर्फ सेकंड रिक्वायरमेंट होती, तब भी तो फर्स्ट हर हाल में करना था कि जब तक कॉस्ट ऑफ एसिड नहीं आएगी तो डेप्रिशिएट कैसे करेंगे। अब देखिए, एक तो उसने कॉस्ट ऑफ एसिड आपसे पूछ ली कि मुझे कॉस्ट ऑफ एसिड बताओ, दूसरा उसने क्या कहा कि जो कॉस्ट ऑफ एसिड आपने डिटरमिन की तो बताओ 31 दिसंबर 2012 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या बनेगा। बेसिकली अब वो ये भी चेक कर रहा है कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज कहां से करते हो। तो उसके लिए स्टैंडर्ड ने आपको बताया था when asset is available for use, वहां से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको ये डाटा गिवन है, इस डाटा को जरा अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी तरफ से जरा कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन करें कि आपकी नजर में हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसिड क्या बनेगी। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की निस्बत ना थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आप देखें इसमें डाटा वगैरह तो है, चीजें बिल्कुल वैसी वैसी, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप में उसने बताया। सुनिएगा जरा। अब हम लोगों ने सबसे पहला हमारा फोकस किस चीज के ऊपर होना है, कॉस्ट ऑफ एसिड। अच्छा, मैं अभी यहीं पे बस टिक मार्क करता जाऊं तो आई होप कि आपको सोल्यूशन की समझ आ जाएगी। प्रॉपर सोल्यूशन बनाने की जरूरत तो नहीं है ना? चले ठीक है, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर वे में चलना है। जब भी लाजमी बात है, ये जब क्वेश्चन आएगा आपने तो आंसर शीट के ऊपर प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के देना है। अब देखिए यहाँ पे कहता है अमॉन इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल products and has factories in 2 different cities on 1st November 2011
हम लोग डेप्रिसिएशन कब की चार्ज कर रहे थे? 31 दिसंबर 2012। ये तो मतलब पिछले साल की भी बात कर रहा है। He bought a new state of the art plant from कहां से? Cronus Incorporation, USA. The invoice value of the plant was rupees 250 million. Other relevant details are as follows. अब ये जो एसिड हम लोगों ने 1 नवंबर 2011 को परचेज किया था ना, उसकी इनवॉइस वैल्यू क्या है? भाई इनवॉइस वैल्यू तो हर हाल में कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बने। ऑलराइट, इसमें तो कोई डाउट हमें है नहीं। ये वाली अमाउंट भी इन मिलियंस है, नीचे भी इन मिलियंस है, तो मतलब बस 250 हम लोग ऐड करते हैं। अब 250 में मजीद कौन सी चीजें जाएंगे? उसने कहा रेलिवेंट डिटेल्स। कहते कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स में मैं आपको बताऊं तो लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, ओपनिंग चार्ज। अब जिस बच्चे को एलसी का नहीं पता होगा वो वहीं पे कंफ्यूज हो गए हैं। अब देखें, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने मुकम्मल लिख दिया था लेटर ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे एलसी। और ये अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हर हाल में कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा। फिर हमारे पास आया इंपोर्ट ड्यूटीज, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, 25 मिलियन हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसिड में शामिल करना है। सेल टैक्स पेड, लेकिन इसके लिए क्या कहता है? रिकवरेबल अगेंस्ट प्रोडक्शन। जब उसने कह दिया कि भाई रिकवरेबल है तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा। एडजस्टेबल है, रिकवरेबल है, ओके, रिफंडेबल है, तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा। फिर कहते हैं क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाएंगे। क्लियर होगी बात? तो मतलब कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स में से ये तीन चीजें हैं जो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएंगे। फिर उसने कहा कि कॉस्ट इनकर टू, अब अगर वैसे अगर देखा जाए कि सिर्फ टोटल बता देता तो साइट प्रेपरेशन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनती है, लेकिन साथ में उसने क्या कहा? कहते हैं अमाउंट पे टू कंसल्टेंट्स। भाई आएगी, जरूर आएगी, जो कंसल्टेंट्स को पे कर रहे हैं। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, ये भी जरूर लेकर आएंगे। ऑलराइट, फिर क्या कहता है? द अबाउ इंक्लूड, मतलब इन दोनों में ये वाली अमाउंट शामिल है। अच्छा, यहाँ अबाउ से मुराद वो सारा ऊपर वाला नहीं था। यहां अबाउ से मुराद भाई जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, इसमें मैंने ये जो दो वैल्यूज आपको बताई हैं इनमें शामिल है क्या चीज? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू। तो बेटा अगर मिस हैंडलिंग की वजह से है, अगर ऊपर शामिल ना होती तो मैंने सिंपली इग्नोर करनी थी। मिस हैंडलिंग है, मेरी गलती है, कॉस्ट ऑफ एसिड को अपनी गलती की सजा थोड़ी ना देंगे, तो इग्नोर करनी थी। अगर यहां पर ये वाली बात ना होती, फिर लिखा होता कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग, तो मैं आपसे कहता कि बेटा इसको इग्नोर कर दो। ऑलराइट, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू में शामिल हो चुकी है, और जब शामिल हो चुकी है तो इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा, हम इसको लेस करेंगे। ये बात समझ आ गई? तो जब साइट प्रेपरेशन, हम उसे बताएंगे अगली हेडिंग कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन, उसमें हम बताएंगे अमाउंट पे टू कंसल्टेंट सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, साथ में कहेंगे लेस कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग, और फिर इसका टोटल करें 4.2 कॉस्ट इनकर टू साइट प्रेपरेशन के तौर पर जाएगा। मेरा पॉइंट क्लिक किया आपने? अच्छा, फिर इसी तरह से कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स के अंदर 1 + 25 + 5 इज इक्वल टू 30, ये 31 इन टोटल लेकर जाएंगे। क्लियर? ये भी साथ बताएंगे, लेकिन इन टोटल भी हम उसे बताते जाएंगे, कोई इशू? नेक्स्ट देखें क्या कहता है। कहते हैं प्लांट वाज रिसीव्ड एट द साइट ऑन, हमने बुकिंग कब करवाई थी? 1 नवंबर 2011 को उसकी बुकिंग करवाई थी। बाहर से आ रहा था यूएसए से, तो आने में टाइम तो लगेगा। दिसंबर में हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो चुका है, 31 दिसंबर 2011। क्या कुछ डेप्रिशिएट करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों? अवेलेबल, रिसीव ही अभी तक नहीं किया, अवेलेबल यूज तो बाद की बात है ना, अभी तक तो रिसीव ही नहीं किया। तो जो अगर अमाउंट पे कर चुका हूं ना, वो एडवांस के तौर पे जाके रिकॉर्ड होगी। क्लियर? वो इवन के एसिड के तौर पर आपका जो फिक्स एसिड है उस नेम से नहीं आएगी।
एडवांस के नेम से जाएगी। ओके हो गई ये बात। फिर ये एसिड हमने रिसीव किया कब? 1 Feb 2012। तो रिसीव करने के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट होनी है। तो इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन, अब यहां से पता चल गया भाई ये दोनों डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस हैं एंड कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनते हैं। बात क्लियर? तो इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 3 मंथ, मतलब अब फेब, मार्च, अप्रैल के एंड तक जाके ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है। मतलब अप्रैल तक इंस्टॉलेशन चल रही है उसकी और टेस्ट रन चल रहा है। और कॉस्ट कितनी आई? एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, तो ये 6 मिलियन भी ऐड कर देंगे, लेकिन नेट सेल प्रोसीड्स ऑफ टेस्ट प्रोडक्शन 1 रुपीज, तो इस 6 में से 1.2 लेस हो जाएगा। हम लिखेंगे इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन 6 मिलियन लेस सेल, नेट सेल प्रोसीड्स ऑफ टेस्ट प्रोडक्शन। ये सेल प्रोसीड्स हैं, टेस्ट रन कॉस्ट नहीं है। क्या समझ समझेगा कि इंस्टॉलेशन 6 मिलियन की और टेस्ट रन कॉस्ट 1.2 मिलियन नेट है, इस तरह नहीं है। वो जो सेल प्रोसीड्स हैं वो नेट हैं, मतलब उनको जब बेचा होगा तो मे बी कॉस्ट ऑफ सेल भी आई हो, तो उसने वो नेट करके हमें बता दिया। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट के लिए जो टोटल अमाउंट हम लेकर जाएंगे वो 4.8 मिलियन लेकर जाएंगे, इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन। एनी डाउट? बात क्लियर? नेक्स्ट देखें, कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन, अब हमने उसके ऊपर प्रोडक्शन कब स्टार्ट की? 1 May 2012, during the period in which the plant was installed, administrations and journal overheads increased by rupees as compared to previous। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। वैसे अगर बात की जाए ना, क्या कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड जर्नल ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनता। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जर्नल ओवरहेड्स, अगर क्वेश्चन साइलेंट है बिल्कुल और वो आपको दे दे, जब मतलब के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो, नीचे लिख देता ना एडमिनिस्ट्रेशन एंड जर्नल ओवरहेड्स, और वो कोई भी वैल्यू हम उसको एक्सक्लूड करते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं। अब यहां पर बात करें तो इनको भी इग्नोर किया जाता है, लेकिन उसकी बात को थोड़ा सा गौर से देखें। उसने क्या कहा है भाई, सपोज फिर वैसे जो फिक्स कॉस्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है, जर्नल ओवरहेड्स, कि मैं अपनी किसी बिल्डिंग का कोई रेंट दे रहा हूँ या एम्प्लॉयज को कोई सैलरी वगैरह पे कर रहा हूँ, तो सपोज कि मैं उनको पे कर रहा हूँ 10 मिलियन, ऑलराइट। लेकिन कहता है ड्यूरिंग द पीरियड इन विच प्लांट वाज, वो उन 3 मंथ्स की बात कर रहा है, फेब, मार्च एंड अप्रैल, उसकी बात कर रहा है। कहते हैं उस टाइम पे चाहे जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स थे वो 1 मिलियन से इंक्रीज हो गए, मतलब जहां पे पहले 10 मिलियन का एक्सपेंस था ना, वो अब ड्यू टू इंस्टॉलेशन, ड्यू टू, तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जर्नल ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेंगे, लेकिन ड्यू टू इंस्टॉलेशन उनमें अगर किसी किस्म का कोई इंक्रीज है तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा। ओके, बात समझ आ गई सब बच्चों को? चलें, अब ये बेसिकली बहुत बड़ा ट्विस्ट था इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बच्चों ने तो यही पढ़ा हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड जर्नल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनते। बात सही है, बेटा पहले भी 10 मिलियन था, अभी भी 10 मिलियन है, तो नहीं शामिल करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहा हूं ड्यू टू इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन वाले चार्जेस तो कैपिटलाइज होने थे, तो ये 1 मिलियन भी आपने कैपिटलाइज करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। हाँ, अब देखो फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है, फैक्ट्री मैनेजर है तो एक किस्म का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये। फैक्ट्री मैनेजर एक किस्म का डायरेक्ट, आपने एफ पढ़े होंगे, पीपी वो उधर पीआरसी के अंदर। तो देखो अब क्या बात करते हैं, कहते हैं उसकी जो पर मंथ सैलरी है ना वो 250,000 है। अब बेसिकली उसकी सैलरी एफ का पार्ट बने,
कॉस्ट ऑफ एसिड में नहीं आएगी, उसकी सैलरी FOH का पार्ट बनेगी, बेसिकली एक्सपेंस आउट भी नहीं होती क्योंकि फैक्ट्री मैनेजर है। तो फिर अब क्या करना है, तो वहां पे तो जा रही है, लेकिन वो कहता है उसने कंट्रीब्यूशन की 30% ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द, तो टोटल उसकी सैलरी हम लोग कॉस्ट ऑफ एसिड को चार्ज नहीं करेंगे और टोटल FOH को भी चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि FOH भी नाराज हो जाएगा कि भाई मुझे टाइम दिया नहीं है और तुम मेरे पास आ गए। तो जिसको टाइम दिया उसके पास जाओ, तो जिसको जितना टाइम दिया है उतना जाओ। ऑलराइट, तो देखो इंस्टॉलेशन पीरियड की बात की, तो इंस्टॉलेशन पीरियड कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है, 3 मंथ। पर मंथ सैलरी कितनी है, अच्छा ये अब हम लोग बात कर रहे थे अमाउंट इन रुपीज मिलियन, तो 250,000 मीन्स 0.25। ऑलराइट, तो ये 3 मंथ्स की उसकी टोटल सैलरी कितनी बन गई, अच्छा इसमें से उसने कितना इंस्टॉलेशन को टाइम दिया, तो इसका 30% 0.225, ये जाकर हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसिड में ऐड कर 0.225। ऑल क्लियर, कोई डाउट जी। नेक्स्ट कहते स्टॉक ट्रेनिंग कॉस्ट, तो हमने क्या कहा था, क्या कहा था, ट्रेनिंग कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस आउट हो जाएगी, तो आपने इसको जाके एक्सपेंस आउट कर देना है, आपने इसको इग्नोर कर देना है, ये बात क्लियर। अच्छा फिर कहते हैं प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू लॉस 15 इयर्स विद, तो लास्ट वाला पॉइंट तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए उसने बताया है, तो क्या हम लोग कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन कर सकते हैं, तो अब इन वैल्यूज को जरा आप ऐड करें, अपने कैलकुलेटर पे लिखें 250 प्लस 31 प्लस 4.2 प्लस 4.8 प्लस 1 एंड प्लस 0.225, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ एसिड इन रुपीज मिलियन इज 291.225 मिलियन। बात क्लियर, अब तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हो, कीजिएगा जरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या आ रहा है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2012 मुझे कैलकुलेट करके दें, और कोई भी नहीं बोलेगा कि आंसर क्या आ रहा है, जब मैं पूछूं तब बोलना है आप लोगों ने। The answer is depreciation expense for the period, कॉस्ट तो आ गई हमारे पास 291.225, स्ट्रेट लाइन मेथड था, रेजिडुअल वैल्यू नील है, डिवाइडेड बाय 15, भाई ये आप लोगों के पास आएगी पर ईयर डेप्रिसिएशन, लेकिन हमारा एसिड 1 जनवरी से तो नहीं है हमारे पास अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो इंस्टॉलेशन जिस दिन खत्म हुई उसी दिन उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, ऐसे ही है ना, तो फिर 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक, तो इसमें हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय टाइम फ्रैक्शन कितना टाइम बन रहा है 8/12, एंड द आंसर इज 12.94 मिलियन। तो बेटा टाइम फ्रैक्शन भी तो साथ में लगाना था ना, जिन्होंने मुझे 19 मिलियन बताया था तो उन्होंने साथ में टाइम फ्रैक्शन नहीं लगाया, तो एसिड अवेलेबल फॉर यूज हुआ 1 मई को, जिस दिन उसकी इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन कंप्लीट हुआ था। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन ठीक है सब बच्चों के लिए, कितने बच्चों ने 12.94 बताया था, तो निशा अब देखें पहले क्वेश्चन की निस्बत ठीक करने वालों की रेशो बढ़ चुकी है ना, तो इसी तरह से आप भी एक दिन उसका हिस्सा बन जाएंगे। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे जो हम लोगों ने डील किए थे उसमें हमारे पास हमारे कोई चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह भी शामिल थे, कुछ डेप्रिसिएशन के मेथड्स वगैरह भी शामिल थे, तो ये तो वही चीजें हैं जो हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई हैं। इसमें आ जाता है हमारे पास थोड़ा बहुत डिस्पोजल को तो हम लोग थोड़ा सा ठहर के डिस्कस करेंगे, अभी चलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अच्छा ये तमाम तर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए थे कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो मेथड क्या बनेगा WDV,
at the time the estimate is revised, less क्या करेंगे new residual value मतलब revised residual value and divided by revised remaining useful life। और अगर हमारे पास WDV मेथड हो तो WDV at the time the estimate is changed multiplied by depreciation rate। यही सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में किया। क्या आपको ये बात समझ आई? इसको चेक करने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से रीड करें। आपने बताना है कंप्यूट द डेप्रिसिएशन चार्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। जल्दी से बताएं फर्स्ट 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास क्या आएगा? तो अगर देखें तो ये सबसे इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको बताया गया एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज 50,000 कंपनी एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विद अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट। तो 10% ऑफ कॉस्ट कितना बनेगा आपके पास? 5,000। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास कैसे आ जाएगा? 50,000 लेस 5,000 डिवाइडेड बाय 5। कोई टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आएगा वो आएगा। अच्छा फिर क्या हुआ? कहते हैं सेकंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर यही काम हुआ, सेकंड ईयर में ही हमें ख्याल आया कंपनी एस्टिमेट्स रेजिडुअल वैल्यू 2 रुपीज एंड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ। अच्छा यहां पर देखें तो अब स्टार्ट में जो इनिशियल हमारा एस्टिमेट था वो था 5 इयर्स का, उसमें से 1 साल गुजर चुका है, रिमेनिंग अब 4 साल रहते हैं। लेकिन उसने क्या कहा कि भाई नेक्स्ट ईयर के लिए 4 साल ना करो, आप इसको 7 इयर्स करो। तो 7 ईयर उसने टोटल यूजफुल लाइफ नहीं बताई, रिमेनिंग बताई है। अब जब नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे तो जब भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आता है तो कॉस्ट नहीं ली जाती WDV ऑफ द एसेट। तो WDV क्या बनेगी? 50 - 9 इज इक्वल टू 41,000 लेस करेंगे रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 3,000 और डिवाइड कर देंगे रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 7,000 एंड द आंसर इज 542। हाँ ओके हो गया। ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कोई इशू? क्वेश्चन नंबर 2, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 समझ आ गया सब बच्चों को? किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द डेप्रिसिएशन चार्ट फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। जी जल्दी से एग्जांपल 2 फर्स्ट 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अभी कैलकुलेशन पे जरा फोकस करें, अभी अपनी वैल्यूज को ठीक करें, प्रेजेंटेशन पे मैं काम करवा लूंगा आपको। AB Limited acquired an asset costing rupees 25. The company estimates its residual value 5% of the cost, which is equal to 1,250. The company's policy is to depreciate such type of assets over 10 years on। तो सबसे पहले तो मुझे डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करना पड़ेगा। देन इन थर्ड ईयर मतलब फर्स्ट 2 इयर्स के लिए बिल्कुल सेम रहा था। थर्ड ईयर में क्या हुआ? कंपनी एस्टिमेट्स इट्स रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज 2,500 एंड द रिमेनिंग लाइफ 6 ईयर। लेकिन मेथड अभी भी सेम चलेगा क्योंकि मेथड के बारे में उसने कोई बात नहीं। अच्छा इनिशियली जब हम लोगों ने इसका डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करना है इज इक्वल टू 1 माइनस 10th root of scrap is 5% which is equal to 1,250 divided by 25,000। तो यहां से डेप्रिसिएशन रेट आएगा 25.89 को 9 कर सकते हो लेकिन 26 नहीं कर सकते। मतलब रेट्स की राउंडिंग इतनी ज्यादा नहीं कर लेनी कि 25.89 है तो उसको 25.9 कर लो लेकिन उसको 26 ना करना। क्लियर? ये आपके पास परसेंटेज आ गई। अब ईयर 1 की अगर बात करें तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 25.9% एंड द आंसर इज 647। बाकी सब बच्चों के पास भी यही है 6450।
सर मैंने 8 9 से किया ना, आप नोट ऑफ कर दिया आपने। 8 9 और 9 में इतना डिफरेंस आ रहा है। 2 डेसिमल को 7 5 आ रहा है। 6 4 7 5 बस यही है। हाँ ठीक है, इट्स ओके। अगर 1-2 रुपीज का डिफरेंस है फिर कोई बात नहीं है। ओके अच्छा, फिर जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो अब 25,000 के ऊपर नहीं चार्ज करना। 25,000 माइनस 6475, तो आंसर क्या आएगा जी? 18525 multiplied by 25.9% and the value is 4798। क्लियर? अब जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो WDB हमारे पास क्या होगी? 18525 लेस करेंगे 4798। The WDB of the asset is 12,318,525 लेस करें 4798 13727। ऑलराइट। अच्छा अब इसके ऊपर 25.9% ही अप्लाई करना। अब दोबारा से रेट डिटरमिन करना है, वो आएगा 1 माइनस, अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उसने बताई, हमें भी यही चाहिए थी। हालांकि अगर ये ना कहता तो रिमेनिंग 8 ईयर्स थे, उसने कहा 8 नहीं है, अब 6 है, तो 6th रूट ऑफ, अब उसने रेजोल्ट वैल्यू को भी चेंज कर दिया। जो पहले 1250 थी उसने कहा वो क्या होगी हमारे पास 2500 डिवाइडेड बाय, अब 25,000 नहीं करना, WDB of the asset which is 1372, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे एंड इज इक्वल टू 24.7। अब मल्टीप्लाई करते हैं 24.7%। The value is 3,9 ओके हो गया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? चेंज इन एस्टीमेट थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब ये नोट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो एग्जांपल नंबर 3 4 5 आप लोगों ने सॉल्व करके आ जानी है। मजीद हम लोगों ने बुक में जहां तक पढ़ लिया है ना, आपने इसको जरा अच्छे तरीके से रिवाइज करके आना है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्पोजल के बारे में, डी रिकॉग्निशन ऑफ एन एसेट एंड डिस्पोजल के, डिस्पोजल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों ने किस तरह से करनी है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।